तो आप सभी का स्वागत है। आज प्रकाश के अध्याय में हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो आधारित है मिरर अर्थात दर्पण पर। इसमें आपको मिरर के बारे में बताया जाएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से निर्मित होते हैं, और इससे संबंधित आगे भी आपको रिफ्लेक्शन मिलेंगे, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले आप मिरर के बारे में जानिए, किस प्रकार से इसमें परावर्तन होता है और इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना है। अगर कोई असुविधा होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण मिरर कांच की बनी ऐसी वस्तु जिसका एक तल परावर्तक व दूसरे तल पर लाल ऑक्साइड का लेप व पारे की कलई लगी होती है। यानी आपको ये बताया गया है कि ये कांच की बनी होती है। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो दर्पण है वो किस चीज का बना है, कांच का, जिसके एक तल, जिसका क्या होता है, एक तल परावर्तक। दर्पण अगर है तो उसका एक तल परावर्तक होगा और दूसरे तल पर लाल ऑक्साइड व पारे की कलई। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड के पेपर में एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दर्पण पर किस चीज का लेप लगा होता है। तो आपको ध्यान देना है, लाल ऑक्साइड, इसको रेड ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं और कहीं कहीं इसको लेड ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो यानी अगर ये पूछा जाए कि दर्पण पर किस चीज का लेप लगा होता है तो आपको वहां पे बताना है लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। और किसकी कलई होती है, तो पारे की कलई होती है। अब आइए इसमें आगे, टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको ये जानना है कि वैसे तो दर्पण बहुत से सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो जनरली पढ़ना है उसमें आपको ये जानना है कि दर्पण मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको दर्पण मुख्यतया दो प्रकार के बताए जाएंगे, जिसमें पहला आपका है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और दूसरा है स्पारिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो आइए अब एक एक दर्पण के बारे में हम अलग समझते हैं। पहला इसमें आपका है प्लेन मिरर, यानी ये दर्पण जो बताया गया है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, किसी समतल कांच से निर्मित, क्योंकि दर्पण जो है वो कांच का ही बना होता है, तो इसमें बताया गया कि किसी समतल कांच से निर्मित दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। यानी जो दर्पण आपका समतल कांच से निर्मित होगा वो दर्पण आपका क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। आपके यहाँ जो है ये देखिए फिगर बना हुआ है, ये M1 और M2 एक मिरर है जो कि प्लेन ग्लास से बना हुआ है, समतल कांच से बना हुआ है, तो ये आपका बन गया समतल दर्पण। अब दर्पण के जो आवश्यक तथ्य है उसके हिसाब से इसका एक तल रिफ्लेक्टेड और दूसरा तल क्या होना चाहिए, पेंटेड होना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट है कि ये जो है लगभग आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पेपर में ऐसे फिगर वाला क्वेश्चन आता है तो जिस भाग में इस प्रकार के जो है शैडो बने होंगे तो समझ जाएगा कि ये जो है भाग क्या है, पेंटेड है। तो देखिए इसमें ये भाग आपका क्या हो गया, पेंटेड सरफेस यानी ये लेपित तल हो गया, और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी यहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आपका बन गया प्लेन मिरर। इस पे आपको जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ना है कि किस प्रकार से प्लेन मिरर से जो है इमेज प्राप्त होता है और इसके कहां कहां हम उपयोग कर सकते हैं, तो आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो अब आइए दूसरा हम पढ़ते हैं स्पारिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। नाम से स्पष्ट है गोलीय दर्पण, यानी वो कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है स्पारिकल मिरर के बारे में, किसी गोलाकार कांच के बाहरी अथवा भीतरी सतह पर लेप लगाने से प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी गोलाकार कांच से निर्मित दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें आपको स्पष्ट हो जाती हैं कि इसमें कहां पे आपको लेप लगाना है। तो यानी एक बार फिर से देखते हैं, किसी गोलाकार कांच के बाहरी, ये बात आपको ध्यान रखना है, बाहरी और भीतरी, किसी गोलाकार कांच के बाहरी अथवा भीतरी सतह पर लेप लगाने से प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है।
आपको यहाँ पे आपको बताया भी गया है टाइप्स ऑफ स्पार्कल मिरर। गोलीय दर्पण में ये आपको फिगर बताया गया है कि ये जो है किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें ये बताया गया बाहरी अथवा भीतरी सतह पर लेप। तो अगर देखा जाए तो आपका एक गोलाकार कांच है, इसके बाहरी तल पर आपको लेप लगाया गया, यानी ये पेंटेड सरफेस हो गया, लेपित तल हो गया, और ये दूसरा अंदर वाला भाग हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी ये हो गया परावर्तक तल। तो इस प्रकार से पहला जो है आपका कंडीशन फॉलो हुआ, यानी बाहरी तल पर इसके लेप लगा हुआ है और भीतरी तल परावर्तक है। जाहिर सी बात है अगर एक तल पर लेप होगा तो दूसरा तल परावर्तक होगा। ऐसे दूसरे वाली इमेज में अगर देखा जाए, इसमें बाहरी तल पर लेप नहीं लगा हुआ है, इसमें जो लेप लगा हुआ है ये भीतरी तल पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये बाहरी वाला जो तल हुआ यानी वो रिफ्लेक्टेड सरफेस हुआ, और जो अंदर का जो है आंतरिक भाग हुआ वो क्या हुआ, लेपित तल हुआ। इसमें कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको अवतल दर्पण बनाना है तो गोलीय दर्पण के किस भाग पर लेप लगाना होगा, तो आप आगे जान जाएंगे जब अवतल दर्पण पढ़ेंगे। आइए, टाइप्स ऑफ स्पार्कल मिरर। अभी हमने पढ़ा था मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार के, प्लेन और स्पार्कल। अब प्लेन तो आपका एक ही प्रकार का होगा, स्पार्कल मिरर भी जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार इसमें आपको मिलेंगे, हर एक में कॉन्केव और कॉन्वेक्स में लगभग 3-3 या 4-4 आपको मिलेंगे। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो टाइप्स ऑफ स्पार्कल मिरर में गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इन दो प्रकार में क्या क्या होते हैं, पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर माने अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर माने उत्तल दर्पण। इन बातों को बहुत ध्यान देना है। जब आप आगे तमाम सारे टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें अवतल और उत्तल में फर्क करना आपको रहेगा, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। उत्तल छोटा ऊ यानी उत्तल, तो उत्तल का मतलब होता है उभरा। उभरा यहाँ आपको ध्यान में देना है। उत्तल माने उभरा हुआ तल से परावर्तन, और अवतल माने दबे हुए तल से। एक को ध्यान रखेंगे दूसरा अपने आप ध्यान रहेगा। उत्तल को ध्यान रखिएगा, यहाँ छोटा ऊ है, यानी आपको ध्यान रखना है कि छोटा ऊ माने उभरे हुए तल से परावर्तन। तो ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। अब आइए, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते क्या है, इनके बारे में देखते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या कहा गया है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे, जिसका मतलब भीतरी परावर्तन दबे तल से होता है एवं उभरे तल पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। तो इसका मतलब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर हमको कॉनकेव मिरर प्राप्त करना है तो हमको लेप कहां पे लगाना है, भीतरी तल पर, और बाहरी तल हमारा परावर्तक मिलेगा। ये देखिए आपके सामने जो है इमेज बना हुआ है, इसमें M1 M2 एक दर्पण है जिसके बाहरी तल पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है, यानी उभरे हुए तल पर। अगर देखा जाए तो ये उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है, और ये दबा हुआ तल जो है वो भीतरी तल वो क्या है, रिफ्लेक्टेड, यानी ये आपका परावर्तक हो गया। ये आपका हो गया पेंटेड सरफेस और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस। ऐसे आते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जस्ट कॉनकेव मिरर का एकदम उल्टा है, अपोजिट। तो आइए देखते हैं क्या है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे अर्थात बाहरी तल से होता है एवं दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का लेप होता है। यानी इसका जस्ट उल्टा, इसमें परावर्तन जो आपको मिलेगा वो बाहरी तल से मिलेगा, और लेप जो होगा वो अंदर वाले तल यानी दबे हुए तल पर लगेगा। जैसा कि आप यहाँ ये इमेज बना हुआ है, ये दबा हुआ तल अर्थात भीतरी तल है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये पेंटेड सरफेस, और ये आपका उभरा हुआ तल यानी बाहरी तल है, तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड सरफेस। यानी आपको समझ में आ ही गया होगा कि मिरर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बने होते हैं, किस प्रकार का इस पे लेप लगा। तो आइए देखते हैं हम गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें आपका पहला है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई भी गोला है तो उसमें सेंटर जरूर होगा। आपके सामने एक गोला है,
ये मान लीजिए कांच का एक गोला है, तो इसमें इसका कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि दर्पण जिस गोले से बना होता है, यानी अगर कोई दर्पण हमको बनाना है गोलीय दर्पण, तो उसमें आपको इसके बाहरी अथवा भीतरी तल पर लेप लगाना होगा। तो यानी हम कहेंगे दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए एक दर्पण है, इसके बाहरी तल पर हम अगर लेप लगा दें इस प्रकार से, या भीतरी तल पर भी लेप लगा दें किसी पे भी, तो ये आपका बन गया मिरर। अब ये गोलीय दर्पण है, इसका केंद्र अगर यहां है तो इसी केंद्र को जो है हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। अब इसी से काट कर मान लीजिए अगर बाहर लेप लगा है, इसको यहां से काट देते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, इसके स्तर पर लेप लगा रहेगा। तो हम इसको जो है अगर यहां से काटेंगे तब भी इसका केंद्र वही रहेगा। जैसा कि अगर हम देखें कि मान लीजिए हम इस गोले में से एक भाग इस प्रकार से काटते हैं और अगर इस पर लेप जो है बाहरी तल पर लगा रहेगा तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इस प्रकार से प्राप्त होने का मतलब जो है, इसको अगर हम पूरा करें तो इस प्रकार से फिर ये एक गोला मिल सकता है। इसको अगर हम पूरा करें तो इस प्रकार से एक गोला मिल जाएगा। तो इसका जहां पे केंद्र होगा, यानी अगर इस गोले को पूरा करते हैं तो अगर इसका केंद्र यहां पर है तो यही इसका क्या बोला जाएगा, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर देखा जाए तो ये बाहरी तल पर लेप लगा हुआ है, भीतरी तल परावर्तक है, तो इसका मतलब ये जो है आपका अवतल दर्पण बना। और स्पष्ट है कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है, और इसके विपरीत अगर हम यहाँ पे इसमें लेप अंदर की ओर लगा होता, बाहरी तल इसका परावर्तक होता, तो कुछ इस प्रकार से बनता। देखिए इस प्रकार से अगर ये बनेगा तो इसका जो है इस गोले को अगर हम पूरा करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से पूरा होगा और तब इसका केंद्र लगभग यहां कहीं होगा। तब हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया कि दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उसी गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आते हैं दर्पण का द्वारक, एपरेचर ऑफ मिरर। क्या होता है दर्पण का द्वारक? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी अगर हम दर्पण, किसी गोलीय दर्पण में से हमने जो है दर्पण काटे हैं, उसका जितना व्यास होगा वही उसका क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। जैसा कि अगर हम ये कहते हैं हमने इतना बड़ा दर्पण काटा है इस गोलीय दर्पण से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, द्वारक। और अगर और बड़ा हम काटेंगे तो और बड़ा बनेगा, या छोटा काटेंगे तो छोटा बनेगा, यानी ये हो गया इसका दर्पण का द्वारक। ऐसे इसमें भी हो जाएगा। ये आपका जो है अवतल है और ये आपका है उत्तल, यानी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं, M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं दर्पण का ध्रुव, यानी पोल ऑफ मिरर। तो इसका मतलब क्या होगा, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी अगर ये दर्पण है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसके एकदम बीचों बीच में जो होगा बिंदु वही क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। यानी ये आपका हो गया दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। ऐसे आपका यहाँ पे कहीं हो जाएगा इसके मध्य में, तो ये आपका बन जाएगा पोल ऑफ मिरर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे जो है डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे, यानी किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उन सब के लिए ये बातें आपको जो है ध्यान में रखनी होगी। और जब फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे तब आपको ये जानना होगा। अगर इसमें आप इन चीजों को नहीं जान पाएंगे तो जान लीजिए कि डेरिवेशन में आप गलती कर देंगे। तो आइए फिर अगला हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष क्या है। उन्होंने कहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र, दो बातें हैं इसमें, दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वहां से किसको, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो गया, आगे भी जाएगा तो ये आपका हो जाएगा
प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, ऐसे आपका इसमें भी हो जाएगा। ये आपका बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम किसी भी नाम से आगे डिनोट कर सकते हैं। अब आपका आता है मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, लगभग ज्यादा बार ये आपका क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। दो बातों को आपको ध्यान में रखना है, काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसी दो बातों को लेकर आपको यहां पे जानना होगा वास्तविक फोकस और आभासी फोकस। पेपर में पूछा जा सकता है कि वास्तविक फोकस क्या है दर्पण का और आभासी फोकस क्या है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि वास्तविक और आभासी फोकस क्या है। तो यहाँ पे पहले हम मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे कि दर्पण से जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, मान लीजिए ये आपकी प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर, ये जब परावर्तित होंगी तो ये इस प्रकार से जाएंगी, ये कहीं ना कहीं जो है मुख्य अक्ष को काटेंगी। जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को काटेंगी उसे ही हम दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। अब ऐसे देख लीजिए, इसमें आपका जो है ये पैरेलल रेज आ रही है, दूसरी भी पैरेलल रेज आ रही है और ये टकराएगी, चूंकि ये इधर आपका जो है पेंटेड सरफेस है और इधर रिफ्लेक्टेड, तो ये रेज इधर से ही वापस लौट जाएगी, यानी ये रेज इस प्रकार से वापस लौट जाएगी। और इन रेज को अगर हम बढ़ाएंगे आगे तो ये देखिए यहां पे काट रही हैं, यानी ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस। यहां दोनों फिगर में देखकर आपको ये जो है लग रहा होगा कि इसमें जो रेस हैं वो जिस सरफेस से आ रही है उसी सरफेस में रिफ्लेक्ट होके काट रही हैं, और इसमें जिस सरफेस से आ रही हैं उसके विपरीत, यानी अगर ये इस सरफेस से आ रही हैं तो इधर रिफ्लेक्ट हो रही है इधर ही, और ये काट रही है दूसरी ओर। यानी आप यहाँ पे जानेंगे कि वास्तविक क्या है और आभासी क्या है। यहाँ वास्तविक रूप में जो है किरणें काट रही हैं और यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इससे हम बोलते हैं वास्तविक फोकस और इसे हम बोलते हैं आभासी फोकस। यानी पूछा जा सकता है कि कौन से दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और किस दर्पण का फोकस आभासी होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक फोकस होता है और जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है वो आभासी फोकस होता है। यानी अगर पेपर में आ जाए कि वास्तविक फोकस किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हैं, तब जो फोकस प्राप्त होता है वो वास्तविक फोकस होता है। और इसके विपरीत जब प्रकाश यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर आगे हम देखेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि दर्पण का जो फोकस होता है वो डेरिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी जब आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा तो उसके लिए आपको फोकस ध्रुव बहुत ही मायने रखता है उसके लिए कि ध्रुव से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाने हैं। तो आइए, यानी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में क्या अंतर है, तो आपको वहां जानना होगा। जो कैपिटल एफ होता है वो मुख्य फोकस होता है, जबकि स्मॉल एफ जो होता है वो फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पे आपको मिला दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये देखिए यहां से ये हो गया यहां तक, और इसमें यहां से लेकर यहां तक ये हो गया फोकस दूरी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी वक्रता त्रिज्या ये आपको पहले ही बताना था, फिलहाल देखते हैं।
दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, यहां भी देखिए ध्रुव तक की दूरी, सारी जो है बातों में ध्रुव तक की दूरी आएंगी। अभी जब आप जो है ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहां से भी ध्रुव तक की दूरी, इमेज बनेगा तो वहां से भी ध्रुव तक की दूरी, तो इसीलिए आपको ध्रुव जो है ध्यान में रखना है। दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, यानी दर्पण के ध्रुव से कहां तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये वक्रता केंद्र हुआ और ये ध्रुव हुआ, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो होगी ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है अभिलंब। जब आप दर्पण से परावर्तन पढ़ना स्टार्ट किए थे तो उसमें आपको दर्पण से जब दर्पण के नियम बताए जा रहे थे, यानी परावर्तन के नियम, तो आपको बताया गया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक चीज वहां पे आपने पढ़ा था अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, जहां पे किरणें इंसिडेंट होती हैं, अगर वहां से हम अगर प्लेन मिरर की बात करते हैं तो उस पर अगर अवलंब खींचेंगे तो वो अभिलंब कहलाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, एक चीज कॉमन है उसमें। कॉमन क्या है कि दर्पण में जब किरणें जहां भी इंसिडेंट होंगी वहां से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दें, यानी ये देखिए किरणें मान लीजिए ए पे इंसिडेंट हो रही हैं, आप पढ़ रही हैं, दूसरा बी पे पढ़ रही हैं, तो अगर हम ए को सी से मिला दें या बी को सी से मिला दें या किसी पॉइंट को, दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से मिलाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, अभिलंब। तो अब इसके बाद एक छोटा सा और बचता है फोकस तल, फोकल प्लेन, यानी फोकस तल क्या है, इसको आपको इसे बता दिया जा रहा है। फोकस तल यानी किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर, फोकस यानी फोकस बिंदु पर, किसी दर्पण के फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाला तल क्या कहलाता है, फोकस तल। यानी ये दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया इसका फोकस बिंदु, और यहां से अगर कोई समतल गुजरेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको इसमें इमेज कैसे बनता है ये बताया जाएगा, इमेज कितने प्रकार के होते हैं ये बताया जाएगा, और फिर इसके बाद आपको इससे संबंधित तमाम सारे जो है डेरिवेशन बताए जाएंगे। तो